मैं डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, CLC गवर्नमेंट कॉलेज धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज आपके सामने M.Com 4th सेम पेपर का नाम बैंकिंग व्यवहार, इकाई चतुर्थ, चैप्टर का नाम रेखांकन के संबंध में विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। सबसे पहले रेखांकन का प्रश्न उठता है कि इस प्रक्रिया का आरंभ कैसे हुआ। तो रेखांकन प्रक्रिया का आरंभ सबसे पहले समाज शोधन गृहों में हुआ, जहां चेकों की संख्या बहुत अधिक थी। उनका समाधान करने के लिए रेखांकन का उपयोग विविध बैंकों के द्वारा किया गया। जिस बैंक को चेक की राशि का भुगतान किया जाना है, सबसे पहले बैंक उस चेक पे अपना बैंक का नाम लिख देते थे। कालांतर में इस प्रक्रिया में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। बाद में चेक के लेखक ही स्वयं बैंक का नाम लिखने लगे, ताकि चेक की राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चेक की राशि आसानी से प्राप्त हो सके। किंतु यह समस्या उत्पन्न हुई कि जिस व्यक्ति को हमें चेक के माध्यम से भुगतान करना है, यदि हमें उस व्यक्ति के बैंक का नाम नहीं मालूम तो क्या करना चाहिए। तो उससे बचने के लिए चेक में डैश डैश एंड कंपनी शब्द का उपयोग करने लगे, ताकि इस डैश में वह व्यक्ति उस बैंक का नाम लिख सके जिस बैंक की मदद से वह चेक की राशि को संग्रहित करना चाहता है। प्रारंभ में रेखांकन की प्रक्रिया का अध्ययन करें तो ये प्रथा या परंपरा के रूप में विकसित हुई थी, किंतु कालांतर में विश्व के विभिन्न देशों ने अलग अलग अधिनियम बनाकर इसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया। जैसे विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड ने 1856 में अधिनियम की मदद से इसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया, वैसे ही भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 123 से 129 के मध्य रेखांकन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। ये है रेखांकन के उद्भव की प्रारंभिक बातें। अब सामान्य प्रश्न उठता है कि रेखांकन हम किसे कहेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में रेखांकन का तात्पर्य उस संपूर्ण प्रक्रिया से लिया जाता है जिसमें चेक, बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के मुख पर ऊपर और बाईं ओर दो तिरछी समानांतर रेखा खींच दी जाती है, तो वह प्रक्रिया रेखांकन के नाम से जानी जाती है। यदि रेखांकन की कुछ विशेषताओं को यदि हम चिन्हांकित करना चाहें तो हमें पहला नजर आता है कि आखिर हम किन विनिमय साध्य विलेखों का रेखांकन कर सकते हैं, किनका रेखांकन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि हम चेक का, बैंक ड्राफ्ट का, पोस्टल ऑर्डर का रेखांकन कर सकते हैं, किंतु विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र का रेखांकन नहीं किया जा सकता। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि विनिमय साध्य विलेख के किस स्थान से रेखांकन किया जा सकता है, यानी रेखांकन का स्थान। इसका यह उत्तर है कि चेक आदि का जो रेखांकन किया जाता है वह चेक के मुख्य पृष्ठ पर या पिछले भाग पर या आवश्यकता पड़ने पर संलग्न बेचान पर्ची के मदद से भी रेखांकन का काम संपन्न किया जा सकता है। रेखांकन की तीसरी विशेषता है दो रेखाएं। यदि हमें चेक, पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट को रेखांकित करना होगा तो हमें दो रेखा खींचनी होगी, एक रेखा की मदद से उन्हें रेखांकित नहीं किया जा सकता। एक रेखांकन की एक विशेषता ये भी है कि इन रेखाओं के बीच कुछ विशेष शब्दों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे केवल आदाता के खाते में या अविनिमय शब्द या अपरिक्राम्य शब्द का उल्लेख भी किया जा सकता है। अब रेखांकन की विशेषता है कि रेखांकन कार्य किनके द्वारा किया जा सकता है, यानी रेखांकन कौन कर सकता है। तो इसका उत्तर है कि जिस व्यक्ति के द्वारा चेक लिखा जा रहा है या जिस व्यक्ति के पास चेक है, यानी चेक का धारक, और आवश्यकता पड़ने पर चेक की राशि संग्रहित करने वाले व्यक्ति के द्वारा भी चेक को रेखांकित किया जा सकता है। अब ये प्रश्न उठता है
क्या रेखांकन को रद्द किया जा सकता है? तो रेखांकन जैसे ही किसी चेक का या बैंक ड्राफ्ट का या पोस्टल ऑर्डर को रेखांकित करते हैं तो रेखांकन उसके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इसे हम यदि रद्द करेंगे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। परंतु एक अपवादजनक स्थिति यह है कि यदि जिस व्यक्ति को हम चेक की मदद से राशि देना चाहते हैं, यदि उसको तत्काल पैसे की आवश्यकता है, वह चेक अकाउंट की मदद से राशि प्राप्त नहीं करना चाहता, तो ऐसी दशा में वह चेक के लेखक के पास जाएगा और चेक के लेखक की सहायता से रेखांकन को वो आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए रद्द कर सकता है। अब हम रेखांकन की विशेषताओं के बाद दूसरे बिंदु पर आते हैं कि आखिर चेक के रेखांकन का उद्देश्य क्या है, कि चेक को क्यों रेखांकित किया जाता है। तो उद्देश्यों में सबसे पहले हमें नजर आता है कि चेक के धारक को सुरक्षा प्रदान करना, कि जिस व्यक्ति को हम चेक दे रहे हैं उस व्यक्ति को ही चेक की राशि प्राप्त हो, ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही चेक को रेखांकित किया जाता है। चेक को रेखांकन करने का दूसरा उद्देश्य है कि यदि चेक के धारक से चेक चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो ऐसी दशा में उसे नुकसान न होने पाए, इसके लिए भी चेक को रेखांकित किया जा सकता है। और चेक के रेखांकन का एक उद्देश्य ये भी है कि चेक का गलत भुगतान, यानी किसी ऐसे पक्ष को चेक का भुगतान न हो जाए जो उसका स्वामी नहीं है, इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना भी रेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चेक के रेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जालसाजी प्रवृत्ति को कम करना है, यानी चेक के संबंध में यदि जालसाजी प्रवृत्तियां हो रही हैं तो लोगों का विश्वास चेक के प्रति कम हो जाएगा। तो चेक के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए, चेक के प्रति जालसाजी प्रवृत्ति को कम करने के लिए भी चेक का रेखांकन किया जाता है। रेखांकन के इन उद्देश्यों के बाद हम अब अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि आखिर हम चेक को, बैंक ड्राफ्ट को, पोस्टल ऑर्डर को किन रूपों में, किन प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। तो रेखांकन का सबसे पहला रूप है सामान्य रेखांकन। अब प्रश्न उठता है कि सामान्य रेखांकन है क्या और इसका प्रभाव क्या होता है। तो इसका उत्तर है सामान्य रेखांकन वह रेखांकन है जिसमें चेक के मुख पर ऊपर बाईं ओर या पृष्ठ भाग में दो समानांतर तिरछी रेखा खींच दी जाए, केवल रेखाएं खींच दी जाए, इसके बीच में कुछ लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता ये महत्व का विषय नहीं है, केवल दो रेखाएं खींच दी जाएं तो रेखांकन का वह स्वरूप सामान्य रेखांकन कहलाता है। सामान्य रेखांकन का प्रभाव क्या पड़ता है? सामान्य रेखांकन का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि ऐसे चेक का भुगतान बैंक की खिड़की पर नहीं होगा, वरन बैंक की मदद से चेक की राशि संग्रहित की जाएगी और बाद में चेक का धारक अपने खाते से वो पैसा निकाल सकता है। चेक के सामान्य रेखांकन की एक विशेषता ये भी है कि सोधी बैंक को कानूनी संरक्षण तभी प्रदान किया जाएगा जब वह नियमानुसार चेक की राशि संग्रहित करके उसका भुगतान करता है। यदि सामान्य रूप से रेखांकित चेक का बैंक की खिड़की पर वह भुगतान कर देता है तो उसे कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। रेखांकन का दूसरा रूप है विशेष रेखांकन। विशेष रेखांकन का तात्पर्य रेखांकन के उस स्वरूप से लिया जाता है जिनमें हम उन दो रेखाओं के मध्य किसी बैंक का नाम लिख देते हैं, यानी जब चेक के मुख पर दो रेखाएं खींची जाएं और उन रेखाओं के बीच में किसी बैंक का नाम लिख दिया जाए तो रेखांकन का वह स्वरूप विशेष रेखांकन के नाम से जाना जाता है। व्यवहार में दो समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, किंतु कानूनन उन रेखाओं को खींचना अनिवार्य नहीं है। यदि हम केवल बैंक का नाम लिख दें और आज के समय में बैंक के नाम की जगह बैंक अपने
मुद्रा का उपयोग भी करती है ताकि वह बैंक को विशेष रूप से रेखांकित कर सके। ऐसे विशेष रूप से रेखांकित चेक का भुगतान उसी बैंक को किया जाता है जिसके नाम से वो विशेष रूप से रेखांकित है। किंतु यदि आप कल्पना कीजिए कि जहां हमको भुगतान करना है वहां उस बैंक की शाखा नहीं है, तो रेखांकित बैंक को ये अधिकार है कि वह अपने इस चेक को अपने सहायक या प्रतिनिधि बैंक के नाम में पुनः रेखांकित कर सकता है ताकि उस चेक की राशि संग्रहित की जा सके। अभी हमने दो रेखांकन के स्वरूपों का अध्ययन किया, एक सामान्य रेखांकन और एक विशेष रेखांकन। अब यह प्रश्न उठता है कि रेखांकन के इन दोनों स्वरूपों में अंतर क्या है। तो अंतर में सबसे पहला आधार है बैंक का नाम। यदि चेक को सामान्य रूप से रेखांकित किया जाता है तो किसी बैंक का नाम नहीं लिखा जाता, किंतु विशेष रेखांकन की दशा में उन रेखाओं के मध्य बैंक का नाम उल्लेखित किया जाता है। इसी प्रकार इनमें दूसरा अंतर है दो रेखाएं। यदि चेक सामान्य रूप से रेखांकित है तो दो रेखा खींचना अनिवार्य है, किंतु यदि बैंक का नाम लिख रहे हैं तो ऐसी दशा में चेक पर दो रेखा खींचना अनिवार्य नहीं होता। तीसरा है राशि का संग्रहण। यदि चेक सामान्य रूप से रेखांकित है तो ऐसी दशा में उस चेक की राशि किसी भी बैंक के द्वारा संग्रहित की जा सकती है, किंतु विशेष रूप से वो रेखांकित है तो उसी बैंक या उसके प्रतिनिधि द्वारा चेक की राशि संग्रहित की जाएगी जिसका नाम उस चेक पर लिखा गया है। इसी तरह सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन दोनों में ही चेक सुरक्षित होता है, किंतु सामान्य रेखांकन की दशा में तुलनात्मक रूप से सुरक्षा कम होती है, जबकि विशेष रेखांकन की दशा में तुलनात्मक रूप से सुरक्षा अधिक होती है। अब परस्पर परिवर्तन का है कि यदि चेक को सामान्य रूप से रेखांकित किया गया है तो उसे आवश्यकता पड़ने पर विशेष रेखांकन में बदल सकते हैं। यानी दो रेखाएं खींची हैं, बैंक का नाम नहीं है, हम आवश्यकता पड़ने पर उन रेखाओं के बीच में बैंक का नाम लिखकर उस सामान्य रेखांकन को विशेष रेखांकन में परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु यदि कोई चेक विशेष रूप से रेखांकित है तो उसे फिर से सामान्य रूप से रेखांकित नहीं किया जा सकता। रेखांकन के प्रकार में तीसरा स्वरूप है प्रतिबंधित रेखांकन। प्रतिबंधित रेखांकन का तात्पर्य रेखांकन के उस स्वरूप से लिया जाता है जिसमें हम दो रेखाओं के मध्य केवल आदाता के खाते में ओनली अकाउंट पे इस शब्द का उपयोग करते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि उस चेक की राशि का भुगतान केवल उसी आदाता के खाते में किया जाएगा। प्रतिबंध लगाने के कारण रेखांकन के उस स्वरूप को प्रतिबंधित रेखांकन के नाम से जाना जाता है। रेखांकन का चौथा स्वरूप है दोहरा रेखांकन। चौथा स्वरूप है दोहरा रेखांकन। दोहरे रेखांकन का तात्पर्य रेखांकन के उस स्वरूप से लिया जाता है जब हम दो या दो से अधिक बैंकों के पक्ष में चेक को रेखांकित करते हैं, किंतु इस दशा में भुगतान करने वाले बैंक के समक्ष यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह चेक की राशि का भुगतान किसे करे। इसलिए दोहरे रेखांकन की दशा में शोधी बैंक चेक की राशि का भुगतान करने से मना कर सकता है। इसलिए किसी भी चेक को प्रयास करना चाहिए कि उसे दोहरे रेखांकन में परिवर्तित ना करें। रेखांकन के प्रकारों में आखिरी प्रकार है अपरिक्राम्य रेखांकन, अविनिमय साध्य रेखांकन। अपरिक्राम्य रेखांकन या अविनिमय साध्य रेखांकन का मतलब क्या है कि यदि दो रेखाओं के मध्य अपरिक्राम्य या अविनिमय शब्द का उपयोग कर दिया जाए तो ऐसी दशा में रेखांकन के स्वरूप को अपरिक्राम्य रेखांकन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि यदि ऐसी दशा है तो हम स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं कर सकते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है। इस दशा में जो व्यक्ति अपने स्वामित्व को ट्रांसफर कर रहा है उससे अच्छा अधिकार दूसरे व्यक्ति को
नहीं मिलेगा। अपरिक्राम्य रेखांकन का यह तात्पर्य होता है। तो रेखांकन के इन प्रकारों के बाद अब हम अध्ययन करते हैं कि आखिर रेखांकन चेक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस महत्वपूर्ण हिस्से का संपादन कौन करता है, यानी रेखांकन कौन कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रेखांकन जैसे महत्वपूर्ण विषय का। तो उसका उत्तर है कि चेक को रेखांकित करने का पहला अधिकार चेक के लेखक को होता है। चेक के लेखक को अधिकार है कि वो चेक को सामान्य या विशेष रूप से रेखांकित कर सकता है। यदि चेक का लेखक चेक को सामान्य या विशेष रूप से रेखांकित नहीं करता तो ऐसी दशा में चेक के धारक को यह अधिकार है कि वह चेक की राशि को सामान्य या विशेष रूप से रेखांकित कर सकता है। इसी प्रकार यदि बैंक के पास ऐसा चेक आता है जो सामान्य रूप से रेखांकित है, यानी केवल 2 रेखाएं खींची हैं या रेखाएं ही नहीं खींची हैं, तो ऐसी दशा में बैंक को अधिकार है कि वह अपने नाम की मुद्रा लगाकर चेक का रेखांकन कर सकता है। ऐसी दशा में उस चेक की राशि ऐसे बैंक को प्राप्त होगी। रेखांकन की एक विशेषता यह भी है कि यदि चेक सामान्य रूप से रेखांकित है, चेक के लेखक ने सामान्य रूप से रेखांकित किया है, तो चेक के धारक को यह अधिकार है कि वो सामान्य रेखांकन को विशेष रेखांकन में परिवर्तन कर सकता है। जब इसके बाद हम इस रेखांकन के आखिरी बिंदु पे आते हैं कि रेखांकन चेक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस रेखांकन को रद्द किया जा सकता है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या रेखांकन को रद्द किया जा सकता है? तो इसके उत्तर में ये कह सकते हैं कि जब चेक या पोस्टल ऑर्डर को हम रेखांकित करते हैं, चूंकि रेखांकन उनके हिस्से का महत्वपूर्ण भाग बन जाता है, इसलिए यदि हम गलत तरीके से उसे निरस्त करने का प्रयास करेंगे तो चेक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। परंतु एक अपवादजनक स्थिति है कि चेक के धारक को रेखांकित चेक मिला, उसे तत्काल पैसे की आवश्यकता है, तो ऐसी दशा में वह चेक के लेखक के पास जाएगा। चेक का लेखक चेक के रेखांकन की रेखाओं को कैंसिल करेगा, नीचे केवल नगद में भुगतान किया जाए, पे टू कैश शब्द लिखेगा और इसके नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करेगा। तो ऐसी दशा में रेखांकित चेक का रेखांकन रद्द किया जा सकता है। यदि वह रद्द होता है तो यह रेखांकित चेक एक खुले चेक के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस चेक की राशि हम बैंक की खिड़की पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जहां तक प्रयास करना चाहिए कि यदि चेक रेखांकित है तो उसे रेखांकित ही रहने देना चाहिए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उस अपवादजनक स्थिति का उपयोग किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बातें एमकॉम 4th सेम बैंकिंग व्यवहार इकाई 4 रेखांकन विषय की थी। मैंने इस विषय पर जितनी अधिक जानकारी हो सके संकलित करके आपको बताने का प्रयास किया। यदि इस संबंध में किसी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर इसका उल्लेख कर सकते हैं। धन्यवाद।